दिल्ली के कालंदी कुंज में एक उत्तम सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र 55 साल है और वह अपने घर में अकेला रहता है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और उसके बाद उसका जो इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम अभिषेक होता है, उसके पास उसने कई बार फ़ोन कर लिया है, लेकिन वो वहाँ से यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल उसका जो बेटा अभिषेक है वह विदेश में रहकर काम किया करता है और वहाँ से आने से मना कर देता है। कहता है कि नहीं बाबूजी, मैं तो यहीं पर रहूँगा और आप अपना जैसे भी देख लो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वह जब अपने बेटे की ऐसी हरकतों को देखते हैं तो बड़े ही परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने और उसकी पत्नी ने दूसरा बच्चा इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वह अपने बच्चे को इस तरह से गरीबी में नहीं जिंदा रखना चाहते थे जिस तरह से वो लोग रहे थे, और इसी वजह से वो केवल एक ही लड़का करते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो उसके बाद उनके पास इतना रुपया पैसा हो जाता है कि वह लोग अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज देते हैं। यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं उनका अच्छा खासा कारोबार होता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है, और साथ में एक बहुत बड़े बंगले में वो लोग रहने भी लगते हैं। जब रुपया पैसा अच्छा खासा होता है तो उसके बाद वो सोचते कि कोई बात नहीं, बच्चे को पढ़ाई वहाँ से कर लेने देते हैं और उसके बाद उसे यहीं पर रखेंगे। लेकिन बेटा विदेश में जाकर विदेश का ही रह जाता है और वह अपने पिता से बार बार मना कर दिया करता, और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बाद जब पिता कहते हैं कि मैं तेरे पास पैसे नहीं भेजूंगा, तो यहाँ पर बेटा अभिषेक कहता है कि कोई बात नहीं, पैसे मैं यहीं से कमा लूँगा, लेकिन मुझे इंडिया में नहीं आना। इन बातों से पति पत्नी यानी कि उत्तम सिंह जी और उनकी पत्नी दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और इसी परेशानी के चलते जब यहाँ पर अभिषेक की माँ की उम्र लगभग 52 साल होती है तो उसी दौरान उसे बीमारियों ने काफ़ी ज़्यादा घेर लिया था, क्योंकि ये दुख उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था कि उनका बेटा, जिसको उन्होंने अपनी सेवा के लिए पैदा किया था, वह तो विदेश में रहकर बस गया है और अब उनका क्या होगा। इसी वजह से 52 साल की उम्र में उसकी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, लेकिन 55 साल का जो पिता होता है वह अब इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। कुछ दिनों तक तो वह ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करता है, घर में नौकर चाकर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये बात उसे अंदर अंदर खाने लगती है और वह सोचता है कि चलो ठीक है, अभी तो मेरे हाथ पैरों में जान है, लेकिन जिस दिन मैं बिस्तर पे टिक जाऊंगा तो उसके बाद ये नौकर चाकर इतनी अच्छी तरह से देखभाल थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि इन्हें किसी का डर भय तो रहेगा ही नहीं। यह बात सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के चलते उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। तबीयत खराब जब ज़्यादा ही रहने लगती है तो वो अपने बेटे को बताता भी है कि बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है और यहाँ पर मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। नौकर चाकर देखरेख तो करते हैं, लेकिन कोई अपना तो चाहिए जिससे मैं बातचीत कर सकूं और उससे मन की बातें बतिया सकूं। लेकिन बेटा साफ साफ मना कर देता है और वही बात कहता है कि नहीं पिताजी, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता और मैं तो यहीं पर अपना समय व्यतीत करूँगा। बेटे की उम्र 28 साल हो चुकी थी और कई बार पिता ने उससे शादी के लिए भी बोल दिया था, लेकिन बेटा शादी के लिए भी मना करता है और कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है, जब वह ज़्यादा ही बीमार हो जाता है तो डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है उनकी देखरेख करने के लिए, और डॉक्टर साहब जब उसे देखते हैं तो देखने के बाद समझ जाते हैं कि ये इनके दिमाग की बीमारी है, ना कि इनके शरीर की बीमारी। तो यहाँ पर वह उनसे कहते हैं देखिए, आपको ना बाहर जाकर घूमना होगा और घूम फिर कर ही आपकी तबीयत में आराम आ सकता है, इस तरह से घर में पड़े पड़े से आपको आराम नहीं मिलेगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो उत्तम सिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपकी ऐसी बात है तो मैं पास ही के पार्क में घूमने के लिए चला जाऊंगा। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और दवाई देने के बाद वहाँ से अपना थैला लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए थे और अगले ही दिन सुबह सुबह यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वह पास ही के पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वह इधर उधर घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आज उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर उनके हम उम्र के लोग थे और जब वह उनके साथ बैठकर बातें करते हैं तो बातें करने से उसे पता चलता है कि सभी लोग इसी तरह से हैं। बच्चे बुढ़ापे में माता पिता की बात माना ही नहीं करते हैं। अब इन बातों को सुनकर यहाँ पर उत्तम सिंह जी थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं और उसके बाद रोज रोज इसी पार्क में आने लगते हैं। इसी पार्क के अंदर एक लड़की भी आया करती है, जिस लड़की की उम्र मुश्किल से 24 साल रही होगी, और वह अक्सर एक बेंच पर चुपचाप सी बैठा रहा करती है और लोगों की तरफ घूर घूर कर देखा करती है। यहाँ पर वो उत्तम सिंह जी होते हैं रोज उस लड़की को देखते हैं और देखने के बाद बहुत कुछ उसके बारे में सोचा करते हैं, क्योंकि लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और जवान भी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन है और उसे देखकर उत्तम सिंह को बहुत कुछ महसूस होने लगता है। इस अकेलेपन से उत्तम सिंह जी भली भांति वाकिफ है, लेकिन फिलहाल वो इस बात पर गौर नहीं देते हैं और धीरे धीरे करके जब इनको यहाँ पर जाते हुए लगभग 1.5 महीना हो जाता है तो 1.5 महीने बाद अचानक से एक दिन जब वह उसी पार्क में जाते हैं और अपने साथ के व्यक्तियों से
से बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान वही लड़की जो पार्क की बेंच पर बैठकर काफी ज्यादा उदास रहा करती है और उसकी आंखों में अकेलेपन दिखाई दिया करता है, वह लड़की अपनी आंखों में आंसू ले आती है और चुपचाप बैठी बैठी इस तरह से रोती रहती है कि उसको कोई देख न ले और चुपके से वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछती भी रहती है। लेकिन उत्तम सिंह जी इस बात को भांप लेते हैं और उसके बाद उससे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अब सभी के सामने वह उससे बातचीत इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वह चुपके से रो रही है और अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रही है। तो इसी वजह से वह वेट करते हैं कि जब सभी लोग चले जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा और लड़की अकेली रह जाएगी तो उसके बाद उत्तम सिंह जी उससे बात करेंगे। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और जब यहाँ पर उत्तम सिंह जी उस पार्क के अंदर अकेले रह जाते हैं और वो लड़की बेंच पर बैठी बैठी अपने अंदर ही अंदर रोई जा रही थी, तो उसके बाद उत्तम सिंह जी सोचते हैं कि अब इससे बात करना ठीक रहेगा क्योंकि अब मैं भी अकेला हूँ, ये भी अकेली है और कोई भी कुछ गलत नहीं समझेगा। ऐसा सोचकर उत्तम सिंह जी उनके पास जाते हैं और जाने के बाद कहने लगते हैं, बेटी मैं तुम्हें काफ़ी दिन से देखा करता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान सी रहा करती हो और आज तो तुम बार बार चुपके चुपके रो रही हो और मैंने तुम्हारा ये रोना देख लिया है। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि नहीं अंकल, ऐसा कोई भी बात नहीं है और आप खामखा ही परेशान हो रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारी आंखों में जो अकेलापन है ना, उस अकेलेपन को मैंने काफ़ी नज़दीक से महसूस किया है और मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खाली जगह है। लेकिन अक्सर बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि दुख दर्द को अगर दूसरों को बताया जाता है तो वो बढ़कर कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। तो अगर तुम चाहो तो अपने अकेलेपन को मुझसे बांट सकती हो, मैं तुम्हारे दुख दर्द की ना तो खिल्ली उड़ाऊंगा और ना ही तुमसे कुछ ऐसा कहूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब इस बात को देखकर उत्तम सिंह जी को महसूस होता है कि लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसी वजह से ऐसा व्यवहार कर रही है। तो उसके बाद उत्तम सिंह जी उसके पास बैठते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी देखो चिंता मत करो और मुझे अपने पिता के समान समझो। भले ही मैंने तुमसे कभी पहले बात नहीं की होगी, लेकिन मैं तुम्हें देखकर तुम्हारी पूरी कंडीशन समझ रहा था, तो इसी वजह से जो भी तुम्हारे दुख है चुप होकर उन्हें मुझे बता दो। इसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और आंसू पोंछने के बाद यहाँ पर उत्तम सिंह जी को अपना पिता समझकर सारा दुखड़ा सुना देती है। वह कहती है कि अंकल मेरी ना शादी हो गई थी और मैं बड़ी खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन जैसे हमारी शादी को लगभग 2 साल बीतते हैं तो 2 साल बाद अचानक से जो मेरे पति होते हैं वह एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे ससुराल वाले होते हैं वो मुझे धक्का देकर घर से निकाल देते हैं क्योंकि अभी तक मुझे कोई संतान नहीं थी ना। तो इसके बाद मैं अपने माता पिता के पास आकर रहने लगती हूँ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, शायद ऊपर वाले को मेरी खुशियाँ मंजूरी नहीं है और इसी वजह से मेरे माता पिता भी इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो उसके बाद घर जो होता है वह भैया भाभी का हो गया था और जो भैया भाभी होते हैं वो रोज़ मुझे ताना मारा करते हैं और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते हैं। उनके तानों से बचने के लिए मैं कभी कभी इस पार्क में आ जाया करती हूँ और यहाँ पर आने के बाद मेरा मन नहीं करता कि यहाँ से वापस जाऊँ, क्योंकि घर पर जाकर तो वही ताने सुनने हैं और घर का सारा काम ऊपर से करना पड़ता है। जब कभी मैं बीमार हुआ करती हूँ तब भी यहाँ पर आया करती हूँ, क्योंकि घर पर तो कोई देखरेख नहीं किया करता है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आराम मिल जाता है। भले वापस जाने के बाद मुझे भाभी की डांट खानी पड़ती है और भैया भी मुझ पर चिल्लाया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील किया करती हूँ। ऐसा कहते हुए फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उत्तम सिंह जी जब यहाँ पर उसका दर्द देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो कहने लगते हैं, बेटी अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास बहुत बड़ा घर है और उसमें तू जिंदगी भर रह सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं तुम्हारे रोजगार के लिए कोई इंतजाम भी कर दूंगा और अगर तू चाहे तो मैं तेरी शादी भी करवा दूंगा, कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो दूर हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं अंकल जी ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूँ। लेकिन तभी उत्तम सिंह जी कहते हैं कि नहीं बेटी ऐसे ठीक नहीं है, इस तरह से ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, क्योंकि ज़िंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है और इसको ऐसे बर्बाद नहीं किया करते। कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मेरे साथ फिलहाल मेरे घर पर रह लो, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तो इतना हक तो मेरा बनता ही है कि तुम्हें अपने साथ अपने घर में रख सकता हूँ और वहाँ पर तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम थोड़ी सी ठीक हो जाओगी तो उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सपना होती है वह कहती है कि ठीक है अंकल जी, आप ऐसा करो, मुझे अपना एड्रेस दे दो और मैं अपने घर वालों से बात करके एक बार आपको बता देती हूँ, उनसे कहकर देख लेती हूँ कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अगर वो रोकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपके वहाँ पर आ जाऊँगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर उत्तम सिंह जी उसे अपना एड्रेस देते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। इधर यहाँ पर जो सपना होती है वो जैसे अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसके भैया भाभी उसे मिलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वह अपने भैया भाभी से कहने लगती है, भैया भाभी मैं इस घर को छोड़कर चली
जाऊंगी अगर आप लोग इसी तरह से मेरे साथ व्यवहार करते रहे तो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जैसा सपना सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वह तो सोच रही थी कि भैया भाभी इस बात को सुनने के बाद कहेंगे कि बहन तुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन भैया भाभी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था और कहा था कि अगर तू ऐसा कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यह बात सुनते ही सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो सपना होती है वो अपना सामान पैक करके उस घर को छोड़कर निकल जाती है। उसके पास उत्तम सिंह जी का एड्रेस था और शाम के समय वह सीधा उत्तम सिंह जी के घर पहुंच जाती है और वहां पर उत्तम सिंह जी मानो उसका वेट ही कर रहे थे, जैसे कि उन्हें पता हो कि यह लड़की जरूर से आएगी। वहां पर आने के बाद जैसे ही सपना उस घर के अंदर जाती है तो उत्तम सिंह जी अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, उसे उसका कमरा दिखाते हैं और यहाँ पर उस घर के अंदर रहने की उसे पूरी आज़ादी दे देते हैं। सपना उस घर के अंदर रहने लगती है और तभी जब अड़ोस पड़ोस वाले ये देखते हैं कि एक 55 साल के बुजुर्ग के साथ इस घर के अंदर एक अनजान महिला रहा करती है, तो अड़ोस पड़ोस वाले व्यक्ति जो कि कभी कभी उसके बेटे को खबर देते रहा करते थे उसके परिवार के बारे में, वह उसके बेटे के पास फोन कर देते हैं। कहते हैं कि भाई अभिषेक, तुम्हारे पिता तो किसी जवान लड़की को घर पर लेकर आए हैं और उसके साथ बड़ी खुश रहा करते हैं और दोनों एक साथ बैठकर बातें किया करते हैं। उत्तम सिंह जी जब से यहाँ पर सपना आई है तो उसके बाद से पार्क जाना भी उन्होंने बंद कर दिया है और सपना उसका अच्छे से ख्याल रखा करती है। दोनों के अंदर एक अपनापन सा बन गया था और दोनों एक दूसरे के साथ इस बंगले के पार्क में बैठकर ही घंटों तक बातें किया करते थे। जैसे बेटा अभिषेक को ये बात पता चलती है तो उसके बाद जो बेटा अभिषेक होता है वह अपने पिता के पास सीधा फोन करता है और कहने लगता है कि पिताजी, मैं क्या सुन रहा हूँ, घर के अंदर कोई जवान लड़की आई है और उसके साथ आप घर के अंदर रह रहे हो। तो यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, है एक जवान लड़की, बताओ तुम्हें इसे क्या करना है। जब तुम यहाँ पर आ ही नहीं सकते तो हमारे घर के बारे में तुम्हें खबर रखने के लिए किसने कहा है। तभी यहाँ पर बेटा अभिषेक कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खामा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। तभी यहाँ पर उत्तम सिंह जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है, तुम्हारी बदनामी हो रही है तो तुम्हें हमसे क्या मतलब है। जब भी तुम विदेश के अंदर ही रहने वाले हो तो मेरी जिंदगी में जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ और तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कहकर उत्तम सिंह जी गुस्से में फोन काट देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो बेटा अभिषेक होता है उसे इस बात की परेशानी होने लगती है और वह सोचने लगता है कि किसी जवान लड़की को घर के अंदर लेकर आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पिता बुढ़ापे में सारी प्रॉपर्टी को उसी के नाम करवा दे और मेरे हाथ हथेली कुछ भी ना बचे। यह सोचकर जो बेटा होता है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के चलते वह विदेश से इंडिया आने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक जब पिता बुला रहा था तो उसने आने के लिए सोचा ही नहीं था, लेकिन जब पिता किसी जवान लड़की को ले आया है तो उसके बाद उसे एकदम से अपनी इज्जत का ख्याल भी आता है और ऊपर से प्रॉपर्टी का डर लग जाता है और वह सीधा वहां से अपने घर आ जाता है। जब पिता अपने बेटे को देखता है तो देखने के बाद बड़ा ही हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि बेटा अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि बस पिताजी, अब मेरा मन किया है घर पर आने का और अब मैं यहीं पर रहूंगा, आपकी देखरेख करूंगा। इस बात को सुनकर पिता मन ही मन समझ जाते हैं कि क्या कारण है जो बेटा यहाँ पर आ गया और वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम मेरी देखरेख करना चाहते हो तो मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद उस घर के अंदर जो लड़की होती है सपना, वह रहने लगती है, अभिषेक भी रहने लगता है और साथ में अभिषेक का पिता भी रहने लगता है। अभिषेक जो होता है वह अपने पिता और उस लड़की के बीच में संबंधों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं जब बेटा घर पर आ जाता है तो सपना से कह देते हैं कि बेटी इस तरह से इसको कोई शक हो गया है और उसी वजह से यहाँ पर आया है, तो तुम इसको बिल्कुल भी महसूस मत होने देना कि हम दोनों का बाप बेटी का सा रिश्ता है और तुम इससे ऐसे दिखाना कि मानो तुम मेरी प्रॉपर्टी के लिए इस घर के अंदर रहने लगी हो। इसके बाद यहाँ पर जो सपना होती है वह घर के अंदर रहने लगती है और इन सभी बातों के चलते जो उत्तम सिंह जी होते हैं उनका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह सपना से जला करता है, लेकिन जो उत्तम सिंह जी होते हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं, क्योंकि उत्तम सिंह जी ने सपना की शादी करने का तय किया था और सपना का व्यवहार अब तक उसे इतना अच्छा लगा था कि वह उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। इसके बाद यहाँ पर उत्तम सिंह जी उन दोनों को अकेले एक साथ रहने का समय भी देते हैं और अभिषेक सपना से बातचीत भी करने लगता है। आखिरकार दोनों जवान थे और जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। इसके बाद यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वो अपने बेटे से कहने लगते हैं, बेटा कितने दिनों के लिए आया है और कब यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर जो बेटा अभिषेक होता है वह मना करने लगता है, कहता है कि बाबूजी अब मेरा मन नहीं है यहाँ से विदेश जाने का और मैं तो यहीं पर रहूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, विदेश में तो तुझे रहना था, अब क्या हो गया ऐसा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे आपकी देखरेख करनी है। उत्तम सिंह जी मन ही मन इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि देखो बेटा कैसा कह रहा है कि मानो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 10 से 15 दिन और बीतते हैं और 10-15 दिन बाद यहाँ पर जो बेटा अभिषेक होता है वो कहने लगता है कि पिताजी मैं शिमला घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर पिता कहता है कि बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब तू मेरी मर्जी के खिलाफ विदेश में रह सकता है तो ये तो देश के अंदर ही शिमला है, तू बेशक से घूमने के लिए जा।
उसके बाद यहाँ पर जब वह शिमला जाने के लिए बोलने लगता है तो तभी जो सपना होती है वो कहने लगती है कि मुझे भी शिमला घूमने के लिए जाना है, मैंने भी कभी शिमला नहीं देखा है। तो इसके बाद यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा सपना को अपने साथ ले जाना। इसके बाद यहाँ पर जो उत्तम सिंह जी होते हैं वह अपने बेटे और उस लड़की को दोनों को एक साथ शिमला भेज देते हैं और वहाँ पर 10 दिन रहने के बाद जब वो लोग वापस लौटते हैं तो दोनों के बीच में प्यार उमड़ आया था। और इसके बाद जो उत्तम सिंह जी होते हैं जब वे देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं, क्योंकि सपना ने आकर सारी बात उसे बता दी थी कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया है और वहाँ पर इसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया है। क्योंकि अभिषेक जब उसे वहाँ पर ले गया था तो उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद उससे बातचीत करता है और बातचीत के दौरान सपना की ज़िंदगी के दुख उसके सामने आते हैं और वह उसे बताती है कि बाबा इस तरह से मुझे कहकर लाए थे कि मैं तुम्हारा कोई रोजगार करवा दूंगा या फिर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसके बाद वो निश्चिंत तो हो जाता है, लेकिन सपना की जो खूबसूरती होती है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह उससे कब प्यार में पड़ जाता है और कब प्यार का इजहार कर देता है उसे पता भी नहीं चलता। इसके बाद जब यहाँ पर उत्तम सिंह जी को पता चलता है कि उसका बेटा उस लड़की से प्यार करने लगा है तो उसके बाद वह ऐलान कर देता है और यहाँ पर सपना और अपने बेटे अभिषेक की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करा देता है। शादी होने के बाद जो सपना होती है वो दुल्हन बनकर इसी घर के अंदर रहने लगती है और अभिषेक भी सपना से प्यार किया करता है और दोनों पति पत्नी अपने बुजुर्ग पिता उत्तम सिंह जी का अच्छे से ख्याल रखा करते हैं। अब पूरे बिजनेस को बेटा अभिषेक संभाला करता है और घर के अंदर एक नन्हे मेहमान की खिलकारियां भी गूंज रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी अभिषेक और सपना की, जहां पर दोनों की जिंदगी पूरी तरह से अलग थी, लेकिन पिता ने एक ऐसा मेल किया जो शायद ही कोई पिता अपने बेटे के लिए कर सकता था। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।